सबसे पहले संकट जी एंड अर्पिता जी कॉन्ग्रेचुलेशंस गाने को लेके। जैसा 1.2 लाख व्यूज मैंने जब लास्ट टाइम देखा। शुरुआत करूँगा कंपोज से। आपके मन में ये जो लिरिक्स है या फिर कंपोजिशन है कैसा हुआ और क्या कुछ इस गाने को लेके रिस्पॉन्स अब तक क्या कैसे है? एक्चुअली एक लिरिसिस्ट हैं, दो लोग हैं वो, रवि और राकेश। तो ये लोग मेरे पास ये सॉन्ग लिख कर आए थे और जब इन्होंने मुझे दिखाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर कॉम्पोजिशन की बात आई तो मैंने अपना टाइम लेकर उसको कंपोज किया, कॉम्पोजिशन रेडी हुई, फिर एक स्ट्रक्चर रेडी करके हम लोगों ने सबको सुनाया। तो एक जो जनरल ओपिनियन लिया जाता है वो ओपिनियन सबसे लेकर हमने काम को और आगे बढ़ाया और फिर हमने सुनाया आयरिस म्यूजिक को। उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा इसको करते। राइट। तो आकाश वशिष्ठ जी से मेरी इस बारे में बात हुई। फिर मैंने उनको सजेशन दिया कि मेरे हिसाब से ये अमित मिश्रा और अर्पिता मुखर्जी की आवाज़ में बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो उन्होंने उसके बारे में गौर किया और उन्होंने बोला कि हाँ आप काम स्टार्ट करिए इसके ऊपर। तो बस यही जर्नी थी। मैंने अर्पिता जी और अमित को दोनों को भेजा सॉन्ग, उन सबको भी बहुत पसंद आया। फिर बस इन लोगों ने अपनी सोल और डाल दी तो वो गाना और निखर गया। गाने की अगर मैं बात करूं, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि जो गाने का जो दिल रहता है, एक अगर गाना बॉडी है तो कंपोजिशन उसका दिल होता है। अगर मैं आज भी एक गाना है पॉपुलर गाना चांद तारे जो शाहरुख साहब के है, ऐसा लगता है उनकी पूरी बायोपिक है उस गाने में। शाहरुख साहब की वो गाना कंपोज किया था जावेद सर ने, उन्होंने इतने अच्छे से कंपोज किया। तो जो इम्पोर्टेंट हो जाती है कंपोजिशन की वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आपके मन में जब शुरुआत आपने की थी एज अ कंपोजिशन तो क्या कुछ मन में था? कोई आपके आइडियल थे या फिर जावेद साहब को एज एन आइडियल आपने देखा था शुरुआती दिनों में? एज अ लिरिसिस्ट जावेद जी मुझे बहुत पसंद है, गुलजार मुझे बहुत पसंद है। तो हाँ, मैं लिरिक्स में अगर कहीं पे भी जाता हूँ, कुछ सोचता हूँ तो जब मेरे वो पसंदीदा लोग होते हैं वो सबसे पहले जहन में आते हैं। राइट। और ये कंपोज किया है जतिन ललित जी, वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब कॉम्पोजिशन और लिरिक्स की बात होती है तो वो स्टार्ट जो होता है, जो उसका फील होता है, जो उसकी आत्मा होती है, वो अगर आप समय देकर उस पर अच्छा काम करके अगर रेडी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मेलोडी आगे जब लोगों तक पहुंचती है तो आप धैर्य रखिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है एक म्यूजिशियन के लिए, एक क्रिएटिव इंसान के लिए। लेकिन बस यही है, उसी पेशेंस के साथ में अगर आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे तो दर्शक मतलब आजकल कुछ भी पसंद करते हैं लेकिन ये भी पसंद करते हैं। ये इनफैक्ट पसंद किया जा रहा है। मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था, एक अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों की तरफ से। अर्पिता जी आपसे शुरुआत करूंगा। जब गाना आप तक पहुंचा एज ए सिंगर, आप किस तरह से प्रिपरेशन रहती है आपकी कोई भी गाने को लेके? जब हम गाना पहली बार, देखिए गाने से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है सबसे पहले तो एक आर्टिस्ट का। तो पहली चीज़ जो हम, कोई भी गाना जब हमको आता है, सुनाया जाता है, तो पहले हम लोग लिरिक्स पे ध्यान देते हैं कि क्या है गाना, सिचुएशन क्या है, किस पे पिक्चराइज किया जा रहा है, गाने का सोल क्या है, रोमांटिक है, सैड है, पूरा सिचुएशन समझ के उसके बाद में उस गाने पे काम होता है। और एक अच्छी बात ये होती है कि जब कंपोज़र का भी माइंड बहुत क्लियर होता है ना, कि उनको पता है गाने का विजन क्या है, तो आर्टिस्ट के लिए उसको डिलीवर करना और इजी हो जाता है। विच इज़ समथिंग जो बहुत स्पेशल है संकल्प की क्वालिटी की। वो जब गाना बनाते हैं तो वो वॉइस को भी ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। तो जिस आर्टिस्ट की वॉइस होगी और वो गाना क्या है, क्या कहना चाह रहा है, कहाँ पे उनको हस्की वोकल चाहिए, कहाँ पे शार्प चाहिए, कहाँ क्या चाहिए, वो बहुत क्लीन उनके दिमाग में एक मैप रहता है, एक ग्राफ रहता है, और उसको डिलीवर करना प्रोफेशनली हमारा काम है। बट इट इज़ अ प्रोसेस जो कि ऑफकोर्स फॉर मी प्रिपरेशन वहाँ पे आती है कि जो जस्ट फर्स्ट अपने आप को उस गाने में ढालिए और कंपोजर का जो विजन है उसको समझिए और उसको डिलीवर कीजिए। दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू डू इफेक्टिवली। ये गाने की मैं बात करूँ, स्पेशली जो एल्बम में लेबल में ये जो गाना है काफ़ी फ्रेश है लेबल,
काफी कम गाने आए अब तक, तो ये जो मन में रहता है कि कैसा रिस्पॉन्स आएगा, क्या कुछ ऑडियंस को ये लेवल की एक रहती है, टारगेट सेट ऑडियंस रहती है कोई भी लेवल की, टी सीरीज हो या फिर बड़े बड़े ऐसे लेवल की, ये इसमें अब टारगेट सेट होना चाहिए, तो ये आपके मन में चलता है एज अ सिंगर कि हाँ अगर मैं ये चीज डिलीवर करती हूँ तो इसकी ऑडियंस इस तरह से आएगी, एक फ्रेश पैर मिलेगा, एक फ्रेश सिंगर मिलेगा, एक फ्रेश लिरिक्स मिलेगा, तो ये आपके मन में कभी रहता है ये सवाल? मुझे लगता है डेफिनेटली एक बात तो ये है, देखिए अच्छा म्यूजिक कहीं ना कहीं रीच करेगा ज़रूर, हाँ। वो अपनी टारगेट तक पहुंचेगा, बिकॉज आज ऐसा टारगेट डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है मुझे लगता है आज के दौर में, क्योंकि म्यूज़िक अब बहुत ऐप्स में अवेलेबल है, सब कुछ फ़ोन पर अवेलेबल है, तो अच्छा म्यूज़िक अगर होगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई उससे जुड़ेगा ज़रूर, एक वो बन जाता है। तो इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम कॉन्शियसली टारगेटिंग। मेरा कॉन्शियस टारगेट ये रहता है कि मैं अच्छे गाने गाऊं, ऐसे गाने गाऊं जो कुछ कहने की कोशिश करते हैं, यू नो, जो एक रूह वाली बात होती है, चाहे वो सैड गाना हो, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, कोई भी गाना हो, अगर मेलोडी है तो मेलोडी कहीं ना कहीं ज़रूर दिल को छूती है और वो ऑडियंस को हिट करेगी ही, तो मेरा वही टारगेट रहता है। सॉन्ग्स होते हैं जिस तरह आजकल एक ऐसा दौर चल रहा है, दो ही दौर चल रहे हैं, एक तो जो पुराने गाने को नए गाने करके रिमिक्स कर रहे हैं, और एक जो ये दौर है इंडिपेंडेंट गाने को लेके। एज अ इंडिपेंडेंट सिंगर, हाउ ब्लेस्ड डू यू फील टू बी इन दैट एरा? आई जेन्युइनली फील ब्लेस्ड एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक में फ़र्क क्यों हो जाता है कि इट इज़ एन आर्टिस्ट सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन भी है, और दूसरी चीज़ आप एक नई चीज़ पे काम कर रहे हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बनी हुई है, जो बनी हुई है उसकी फ्रेशनेस अपने आप में इंटैक्ट है, लेकिन वो चीज़ बन चुकी है और उसे मेरे ख्याल अनछुआ छोड़ देना ही बेटर रहता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई एम नॉट लाइक मैं यहाँ पे क्रिटिकल उसमें नहीं बोल रही हूँ, बट मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जो क्लासिक्स हैं जो बन चुके हैं वो किसी और का क्रिएटिव प्रोसेस है, क्रिएटिव थॉट है, वो गाने एक बन चुके हैं और वो हमारे जहन में बैठे हुए हैं, तो उनके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करते हुए बेटर है कि क्योंकि म्यूज़िक एक क्रिएटिव प्रोसेस है, आप नए गाने बनाइए, नई चीज़ें तैयार कीजिए, और उनमें अपने आप को जब आप डालेंगे तब आपकी अपनी आइडेंटिटी निखर कर आएगी। वो मेरी अपनी पर्सनल इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी, मेरी आवाज़ होगी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ वो चीज़ आगे होगी, बुलंद होगी। चल बादल बादल को लेके आपका इनपुट क्या था जब आपने ये गाने को लिरिक्स में देखा? कोई आपका जो इनपुट था कि आपको लगा कि हाँ ये अगर इस वे में जाता है गाना तो ऑडियंस के दिल को और छुएगा, कुछ ऐसा इनपुट अगर आप शेयर करना चाहो? इसमें पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मैं इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करूं जो कि एक यूथ तक भी पहुंचे और एक मेलोडी सुनने वाला जो अप्रिशिएट करता है मेलोडीज को, जिसको पता है कि हाँ एक रोमांटिक सॉन्ग में कैसी मेलोडी होनी चाहिए, वो भी उसको उस तक पहुंचे। तो मैंने इसके अंदर गिटार का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखा। गिटार और जो बैकिंग है पूरी वो मेजरली गिटार पर रखी है, सो दैट आजकल आपने देखा होगा आजकल के जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, वो गिटार कंधे पे टांग के घूमते हैं, तो उन गिटारिस्ट को भी एक सॉन्ग ऐसा मिले जिससे वो कहीं पे भी उसको परफॉर्म कर सके। और मेलोडी मैंने इसीलिए बिल्कुल ऐसी रखी है जो कि हर इंसान कभी भी कहीं भी गा सकता है। तो वो मेजर जो इंस्ट्रूमेंटेशन मैंने करा वो गिटार पर किया है, तो ऐसे ही फिर इसका पूरा अरेंजमेंट हुआ। रिकॉर्डिंग के वक्त क्या कुछ आपके मन में रहता है, क्योंकि एज अ कॉम्पोजिशन जब रिकॉर्डिंग होती है काफी सारे इनपुट्स होते हैं, सिंगर अपना काम करता है, बट एक रहता है कि हाँ अगर ये इस तरह से हो, कॉम्पोजिशन का काम मेन रहता है कि रिकॉर्डिंग वक्त एक मेजर इम्पोर्टेंट रोल रहता है। आप अगर इस गाने को लेके आपका क्या मेजर रोल था रिकॉर्डिंग के टाइम? देखिए एक कंपोजर के पास एक विजन होता है और वो विजन जो होता है, साथ में एक कंपोजर को मैं एक दूसरे शब्दों में बोलूँगा वो एक टीचर भी होता है उस दौरान जिस दौरान गाना रिकॉर्ड हो रहा है। तो
वो कहीं ना कहीं एक जहन में जो चीज़ रहती है कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो सामने वाला सिंगर उसको दे, प्रेजेंट करे उसी तरीके से जैसे मैं चाह रहा हूँ। राइट। तो मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ कि जिससे जल्दबाजी कुछ नहीं, आराम से करेंगे, लेकिन जो मुझे चाहिए वो आप दीजिए। करेक्ट। तो जल्दबाजी नहीं करते हैं, आराम से करते हैं, और विजन जो क्लियर होता है मैं उन सब थॉट्स को 100% कन्वे करने की कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर ये विजुअली मैं कैसा सोच सकता हूँ इस गाने को, ये इस गाने में कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिन पे हम एम्फसाइज करें, ये सब चीज़ें बहुत सारी दिमाग में रहती हैं, और ये उस समय पे सिंगर को कन्वे करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कहीं ना कहीं सिंगर जो है वो आपके दिए हुए पथ पर चलेगा, लेकिन पथ प्रदर्शक आप हैं। तो सही वही है, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। तो वही है कि एक कंपोजर जो है उसका जो काम होता है वो सही रास्ते पर जाना है, और मुझे पता है मेरा विजन इस रास्ते पर है, तो वो सिंगर तक पहुंचाना है। लास्ट इंटरव्यू में मैं देख रहा था, जब इंटरव्यू ने कहा कि आप दोनों दो लाइनें आपने भी गाया, तो ये जो सिंगिंग की जो कला है, जो कॉम्पोजिशन में करते करते जो सिंगिंग की कला आ ही जाती है, ऐसा लगता है कि हाँ मैं भी अच्छा गा ही लेता हूँ, पर आप टू बी वेरी ऑनेस्ट यू आर सिंगिंग वेरी वेल। तो ये जो कला है ये किस तरह से है आपके मन में, शुरुआत कैसी हुई सिंगिंग की? एक्चुअली मैं एक सिंगर हूँ। ओके। कॉम्पोजिशन और सिंगर। जी हाँ। मैं एक सिंगर हूँ, और मैंने बहुत सारे एड कमर्शियल्स गाए हैं जो कि आप यूजुअली टीवी पर देखते हैं लेकिन आपको पता नहीं है वो मैंने गाए हुए हैं। हाँ। तो एड कमर्शियल्स बहुत गाए हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स गाए हैं। एक एड कमर्शियल हम दोनों ने साथ में भी गाया है। तभी हम पहली बार मिले थे एक्चुअली, हम उसी एड कमर्शियल से मिले। हाँ। और उसके बाद में हमने गानों की झड़ी लगा दी। और अभी गाना है, शुरुआत है, अभी आने वाले समय पे आपको मेरी कॉम्पोजिशन और अर्पिता जी की वॉइस में गजल भी मिलेगी, मेरी कॉम्पोजिशन और अर्पिता जी की वॉइस में सैड सॉन्ग भी मिलेगा, मेरी कॉम्पोजिशन और अर्पिता जी के सिंगिंग में एक एपिक टाइप का एक म्यूजिक है जो कि मिर्जा गालिब का है। हाँ। वो भी आपको सुनने को मिलेगा। तो बहुत कुछ आ रहा है, पाइपलाइन में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में एक हमने हॉरर टाइप का भी गाना ये भी नहीं छोड़ा वो भी नहीं छोड़ा है। संजय जी आपसे जानना चाहूंगा, ये जो जितने भी इतने सारे प्रोजेक्ट होते हैं, हम किसी के साथ काम करते हैं, हम इजी इतना हो जाता है कि हम दोनों की जो तालमेल है काफी अच्छी हो जाती है। कोई भी आपकी सबसे खास बात क्या लगती है मैम की एज ए सिंगर? देखिए सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं आप ना एक किसी के साथ में ट्यूनिंग होती है, तो आपको लगता है कि नहीं यार इस शख्स के साथ में मैं जो सोच रहा हूँ वो ये तुरंत वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ी खासियत है कि मैं सोचता हूँ और मैं सोच के बता रहा हूँ, बताते बताते एंड ये बता देंगे। ओके। तो मतलब कहीं ना कहीं हम लोग सेम रास्ते पर ही होते हैं, सेम टाइप ऑफ विजन। एग्जैक्टली। आप अगर कुछ बताना चाहोगे? वही एक्चुअली वही बात है कि ये तालमेल ये समझाना बड़ा मुश्किल है, किसी के साथ क्यों वो ट्यूनिंग बैठती है ये आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कंपोजिशन स्टाइल ऐसा, हमारे टेस्ट शायद म्यूज़िक में सेम है, शायद हम सेम आर्टिस्ट को सुने हैं, शायद हम वो एक म्यूज़िक की सेंसिबिलिटी होती है ना, तो वो सेंसिबिलिटीज़ जब मैच करती हैं तो ऑटोमेटिकली फिर आप लोगों के विजन भी मैच करते हैं, ऑटोमेटिकली जो सामने वाला कहना चाह रहा है वो आप समझ जाते हैं, तो वो बैठ जाता है। जाते जाते दो लाइनें चल बादल बादल हवा हवा चल दोनों उड़े हम सारा जहां। चल बादल बादल हवा हवा चल दोनों उड़े हम सारा जहां। हम दोनों चले चल दोनों वहां जहाँ ख्वाहिशें दे हम तुमको पाना। जहाँ ख्वाहिशें दे हम तुमको पना।
चल बादल बादल हवा हवा चल दोनों उड़े हम सारा जहां। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।